हेलो बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडीज़ के क्वेश्चन। केस स्टडी नई ऐड हुई है 2021 एग्ज़ाम के लिए, सबको पता है। और केस स्टडी 16 मार्क्स की आने वाली है क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले इसी ही चीज़ को समझ लेते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी करना। केस स्टडी से बच्चों अब की बार टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 4। और हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सेक्शन सेकंड जो पेपर में रहेगा वो पूरा का पूरा केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को ही डिवोटेड रहेगा। अब सेक्शन सेकंड में टोटल कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, 3 और 4, और हर किसी के 5-5 पार्ट होंगे। ठीक है, अब हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? हमें 5 में से कोई से भी 4 पार्ट करने हैं। यानी हमें 5 पार्ट पूरे नहीं करने बल्कि 4 पार्ट करने हैं। तो 4 पार्ट हम पहले क्वेश्चन में से कर सकते हैं कोई से भी, उसके बाद 4 दूसरे में से, 4 तीसरे में से और 4 चौथे वाले में से। तो कुल मिलाकर के अगर इनको ऐड करेंगे तो 16 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि केस स्टडी के हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस और 1 मार्क पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स हमें मिलेगा। यानी कि टोटल 16 मार्क्स की केस स्टडी पेपर में आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। काफ़ी सारा पोर्शन लगभग हम कह सकते हैं केस स्टडी को डिवोट कर दिया गया है। 16 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं अच्छी परसेंटेज बनाने में। तो नई चीज़ ऐड हुई है इसलिए काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अभी बुक्स वगैरह में कहीं पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ही नहीं। मटेरियल की दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मटेरियल से रिलेटेड जो भी केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं उनकी PDF या इमेजेस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, वहाँ से PDF डाउनलोड करके इमेजेस लेकर के वहाँ से केस स्टडी के क्वेश्चंस तुम लोगों को मिल जाएंगे। यानी मटेरियल की समस्या तो दूर हो गई। फिर आज बच्चों ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है केस स्टडी का। बीच में हमारे चैनल पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी, हालांकि प्रॉब्लम अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, चल रही है। फिर भी मैंने वीडियोस अब बनाने स्टार्ट कर दी हैं, तो होपफुली कि आगे वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी, यही मनाओ। तो आज पहला पार्ट है केस स्टडी के क्वेश्चंस का। और मुझे काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, डिमांड आ रहे थे कि सर कब से स्टार्ट होगा, वापस कब से स्टार्ट होगा। और मैं खुद यही चाह रहा था कि जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर पाएँ ताकि हेल्प हो पाए सभी बच्चों की। तो फिलहाल ये पहला पार्ट है केस स्टडी के क्वेश्चंस का, और पूरी सीरीज़ चलेगी, सब कुछ डिटेल में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ शॉर्ट में करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के हम लोग केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम एजुकार्ट का सैम्पल पेपर यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का। ठीक है, और हम केवल ऐसा नहीं है कि एजुकार्ट के सैम्पल पेपर से ही कवर करेंगे, बल्कि एजुकार्ट के केस स्टडी के क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फिर दूसरे सैम्पल्स पेपर पर भी और बाकी के सोर्सेज पर भी मूव करेंगे। उसकी भी वीडियोस आएंगी, उनमें से भी केस स्टडी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड का पेपर है। तो बेसिक वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच सकते हैं सर बेसिक के लिए क्या होगा। तो जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं उन्हीं की तैयारी बेसिक वाले भी करें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो बेसिक के क्वेश्चन होंगे उनकी तैयारी स्टैंडर्ड वाले करेंगे। तो ऐसा अपने आप को कोई स्पेसिफिक करके नहीं रखना है कि हम बेसिक वाले हैं तो बेसिक के ही केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के ही करेंगे। दोनों के अंदर डिफरेंस कोई भी नहीं है, ये केवल मिथ है। तो सभी को, चाहे स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर हो चाहे बेसिक का सैम्पल पेपर हो, उसमें जहाँ कहीं भी केस स्टडी का क्वेश्चन मिलता है, अगर तुम 10th क्लास के बच्चे हो तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करो, क्योंकि 16 मार्क्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई होप सारी बात क्लियर हो गई होगी। टेलीग्राम पे रेगुलरली जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी,
और ये जैसे क्वेश्चन है केस स्टडी के लिखे हुए हैं, इनकी फ़ोटो भी टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, एक एक चीज़ को नोट करो, ध्यान से समझो। कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट में लिखो या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। केस स्टडी का मतलब क्या हुआ कि हमें एक केस दे दिया गया है, एक हमें कहानी दे दी है, उस कहानी को हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर उस केस से रिलेटेड, उस कहानी से रिलेटेड आगे 5 क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे, जिनमें 5 में से हमें 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना है। तो जब तक ये कहानी, ये केस ही अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। तो हमें फटाफट से लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि आखिर इसने कहा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इज़ कंडक्टिंग द एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन सून। The curator of the stadium is tasked with preparing the grounds for various sports as per the technical requirements of sports invigilator. The engineer assigned to assist the curator is tasked with figuring out the dimensions for carving out some areas allotted for a hockey court and a javelin range as shown in the figure below. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर फिगर बनाई गई है नेक्स्ट पेज पर। द शेप्स ऑफ हॉकी कोर्ट एंड द जेवलिन रेंज आर स्क्वायर एंड ट्रायंगल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब एक यहाँ पे मैं टिप दे रहा हूँ, जैसा कि मेरी हर वीडियो में रहता ही है, मैथ सॉल्वर पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त मैं ये बताता रहता हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ताकि उनको तुम लोग ध्यान रखो और वहाँ पे मिस्टेक ना करो। दूसरा, हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या आसान रास्ते हो सकते हैं, कैसे हमें उसको समझना है। तो उन चीज़ों को पॉइंट बना के नोट करते रहना है। अब केस स्टडी के क्वेश्चन में सबसे पहली टिप जो है, जो ट्रिक है जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो ये है कि जब हम इस केस को पढ़ रहे हैं ना, जब हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है उनको साथ साथ मार्क करते रहना है पेंसिल से अपने पेपर में ही। तो यहाँ पर हॉकी कोर्ट और जेवलिन रेंज, 2 चीज़ों की बात हो रही है बच्चों। और हॉकी कोर्ट जो है वो स्क्वायर शेप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे हमें मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जेवलिन रेंज जो है वो ट्रायंगुलर शेप की है, ये भी हमें मदद करेगी। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए, हम झट से समझ जाएं। इसके बाद बोथ ऑफ द कोर्ट्स हैव अ कॉमन एज दैट टचेस द सेंटर ऑफ द स्टेडियम। ये इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर ऑफ द स्टेडियम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये स्टेडियम हो गया पूरा, और ये यहाँ स्क्वायर शेप का OCDE, ये एक हॉकी कोर्ट बना हुआ है, और ये एज जो है पॉइंट O, ये कॉमन है, यानी ये ट्रायंगुलर शेप का जो जेवलिन रेंज बनी हुई है, ट्रायंगुलर शेप की ये पूरी, इसका ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर यानी जो हॉकी कोर्ट है उससे मैच हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ये सेंटर है हमारा इस स्टेडियम का, पॉइंट O। अब आगे हमें जेवलिन रेंज, ये इंपॉर्टेंट बात कही, द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेवलिन रेंज इज सच दैट द एंगल टू द सेंटर इज 90 डिग्री। तो जेवलिन रेंज जो है इसमें ये जो एंगल बना हुआ है सेंटर पर, ये 90 डिग्री का है। ऑब्वियस है, ये मदद करेगी बात हमें बहुत ज़्यादा, तो इसको हमने मार्क कर लिया फिगर में अपनी कि दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ द स्टेडियम इज 200, बहुत मदद करेगी बात। स्टेडियम का रेडियस O से लेके B तक ये 200 मीटर है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, देखो ध्यान से समझ लो। ये एक सर्कुलर स्टेडियम हुआ, ये इसका सेंटर हुआ O, और ये यहाँ पर एक जेवलिन रेंज बनी हुई है, एक अलग से इन्होंने कोर्ट तैयार कर दिया है। ये किस शेप का हो गया, सेक्टर की शेप का। तो ये क्वेश्चन जो है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से रिलेट करता है। ये एक सेक्टर यहाँ पे बच्चों बना हुआ है AOB। फिर आगे इधर हॉकी कोर्ट है OCDE, और ये है हमारा स्क्वायर शेप का, स्क्वायर। ठीक है, रेडियस है 200 मीटर की। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आगे इतना समझ लिया तो। अब पहला सवाल, द एरिया अलॉटेड टू जेवलिन रेंज, ये जो जेवलिन रेंज है पूरी, ये सेक्टर, इसको कितना एरिया इन्होंने दिया है। बहुत आसान है, इसको निकालते हैं फटाफट से। तो जो बच्चे समझ गए हैं वो साथ साथ सॉल्व करते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। तो
ए पार्ट है ये हमारा, और क्वेश्चन नंबर 17 कवर कर रहे हैं हम ये एजुकार्ट के सैम्पल पेपर से, सेक्शन सेकंड। एरिया ऑफ जेवलिन रेंज हमें निकालना है, एरिया ऑफ जेवलिन रेंज। तो बच्चों इतना हमें पता है ना कि ये सेक्टर बना हुआ है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ऑब्वियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो लगेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। अब हमारा जेवलिन रेंज जो है वो सेक्टर की शेप की है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। थीटा कितना है, थीटा या एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारा काम तो आसान किया है उसने। इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हमने पुट किया है, इंटू रेडियस 200 मीटर है, इजंट इट। सो 200 का स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 ये कैंसिल हो जाता है, इंटू 22/7 और इंटू 200 इंटू 200। तो आई होप इसको सभी अच्छे से सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में हम टाइम नहीं लगा रहे हैं, उससे वीडियो लंबी भी होगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ से एरिया जो आएगा, जो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो यूनिट ज़रूर लगानी है, मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा हमारा, ये आंसर होगा। यूनिट का आधा मार्क्स होता है, बहुत से बच्चे यूनिट नहीं लगाते तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आंसर को हमेशा अपने ब्लॉक में करो, ये भी ध्यान रखना है, ताकि जब चेक होगी कॉपी तो ध्यान से तुम्हारा आंसर एकदम से दिख जाएगा, कॉपी चेक करने में भी आसानी होगी। तो इसको सब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट पार्ट पर, बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है द एरिया अलॉटेड टू हॉकी कोर्ट। ये हॉकी का कोर्ट बना हुआ है OCD, इसके पास कितना एरिया है, तो एरिया ऑफ हॉकी कोर्ट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला तो डायरेक्ट था। तो भाई ये हॉकी कोर्ट जो है स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर का एरिया तो बहुत आसान है, साइड इनटू साइड होता है, तो सबको पता ही है। कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पर साइड नहीं पता ना, हमें साइड यहाँ पर पता ही नहीं है कि इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी। अब वो कैसे निकाल पाएंगे, ये जिस बच्चे को पता है वो इसको सॉल्व कर देगा, बाकी अटके रहेंगे। तो ध्यान से देखने वाली समझने वाली बात है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। इसमें हम लोग स्क्वायर के डायगोनल का यूज़ करके उसकी साइड निकालते हैं। देखो अगर मैं OD को ज्वाइन कर दूं तो OD इस स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। और बच्चों OD कितना होगा, OD एक्चुअल में इस स्टेडियम का क्या है, रेडियस है, इजंट इट। तो OD कितना होगा, 200 मीटर, और OD इस स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग साइड को निकाल लेंगे, फिर एरिया निकल ही जाएगा। ये इसको करने का कंसेप्ट है। तो कैसे करना है, देखो रेडियस जो है ऑफ स्टेडियम वो हमारा इक्वल है डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। ये बात सबको समझ में आई, बस यही इस क्वेश्चन की जान है। OD स्क्वायर का डायगोनल भी है और ये सर्कल का रेडियस भी है, तो दोनों इक्वल। यानी कि अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। यस, तो बच्चों डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है, जितना रेडियस है। रेडियस कितना है, 200, तो 200 इसकी जगह हमने पुट किया, इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड आ गई झट से हमारे पास 200/√2 मीटर्स। यस, ये साइड आ गई। अब क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है बस, अब तो बच्चों का खेल है। तो एरिया ऑफ हॉकी कोर्ट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ हॉकी कोर्ट इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, यानी कि 200/√2 का होल स्क्वायर। तो आई होप इसको सभी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर्स में, फिर से ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट सी जो पार्ट है, इसमें कहा है इफ़ द टीम ऑफ द क्यूरेटर्स मैनेजिंग द स्टेडियम लाइक्स टू अलॉट स्पेस फॉर सम मोर स्पोर्ट्स, हाउ मच एरिया इज अवेलेबल टू देम। अब कह रहा है कि अगर हम लोग
कुछ और स्पोर्ट्स के लिए भी जगह चाहते हैं, तो हमारे पास कितना जगह बाकी बची हुई है। तो ये पूरा का पूरा स्टेडियम में से इतनी तो जेवलिन को दे दी, इतनी दे दी हमने हॉकी को, बाकी की जगह ये वाइट पोर्शन और ये वाइट पोर्शन बचा हुआ है ना सारा, तो हमें बता देना है ये कितना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ स्टेडियम लेफ्ट, एरिया ऑफ स्टेडियम लेफ्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ स्टेडियम, पूरे स्टेडियम का जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा ही एरिया, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस, अगर मैं जेवलिन वाला एरिया और स्क्वायर वाला एरिया इन दोनों को ऐड करूं, प्लस करूं, और इन दोनों को प्लस करके पूरे में से बच्चों माइनस कर दूं, तो बचा हुआ पता लग जाएगा ना। तो बिल्कुल हमें यही करना है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टेडियम, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ जेवलिन रेंज और प्लस कर देंगे एरिया ऑफ हॉकी कोर्ट। इन दोनों एरिया को ऐड करके देखो ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, और फिर इनमें से माइनस कर देंगे किस में से, एरिया ऑफ स्टेडियम में से। तो फटाफट से लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्टेडियम, स्टेडियम सर्कल शेप का है, उसकी रेडियस 200 है, तो पाई रेडियस होगी 200 और इसका हो गया स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ जेवलिन रेंज, जेवलिन रेंज का एरिया यहाँ से निकाला है ना फर्स्ट पार्ट में, देखो ये रहा, यहाँ से निकालोगे तुम लोग, तो उसको यहाँ से इसमें पुट कर देना, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से, ए पार्ट से, और फिर प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, और एरिया ऑफ हॉकी कोर्ट कहाँ है भाई, वही हमने यहाँ सेकंड पार्ट में बी पार्ट में निकाला होगा, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे बी पार्ट से, और सॉल्व करके यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और क्वेश्चन समझ में भी आ जाए, ठीक है। ये कैलकुलेशन सभी को अपने आप करनी है। तो ये हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन देखा जा रहा है कि बहुत आसान है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस, और केस स्टडी का क्वेश्चन हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट के अंदर हमें कहता है, इफ़ द बाउंड्रीज ऑफ द हॉकी कोर्ट एंड जेवलिन रेंज आर टू बी फेंस्ड देन द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड इज। अब देखो इसने एक और हमें टारगेट दिया, इसने कहा भाई अगर हम जेवलिन रेंज की बाउंड्री, देखो ये बाउंड्री है इसकी पूरी, इसको, और ये हॉकी कोर्ट की बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री जिस पर पेन अभी फ़िलहाल मूव कर रहा है, ये पूरी बाउंड्री हॉकी कोर्ट की, ध्यान से देखो, और ये सेक्टर पूरा, ये वाला हिस्सा भी, ये जेवलिन रेंज का पूरा हिस्सा, इसको अगर हम फेंसिंग करना चाहते हैं तो कितनी वायर लगेगी। फेंसिंग का रिलेशन किससे है बच्चों, फेंसिंग का रिलेशन होता है पैरामीटर से, ध्यान रखना बात मेरी। फेंसिंग का रिलेशन जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते थे। फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि पेरीमीटर काउंट करना है हमें उसका, इज़न्ट इट, ये रूल है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस जेवलिन रेंज का पेरीमीटर फाइंड कर लेना है पूरा। देखो AO प्लस OB प्लस ये AB वाली आर्क, इसको भी प्लस कर लेंगे तो पूरा ये हो गया। फिर उसमें ऐड कर देंगे स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी OE प्लस OED DC और OC, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल नॉलेज के साथ सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसका फटाफट से फॉर्मूला बनाते हैं। डी के अंदर क्या कहता है, डी में हमें कहा है इसने कि भाई लेंथ ऑफ द फेंस निकालो। तो लेंथ ऑफ फेंस, फेंस के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कौन से वाला सेक्टर है ये, जेवलिन वाला, जेवलिन रेंज का, और प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कौन से वाला स्क्वायर है, हॉकी कोर्ट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OA प्लस OB प्लस ये भी, यहाँ पर भी तो फेंसिंग लगेगी AB आर्क पर, ये पूरी AB आर्क, तो आर्क AB ऐसे,
फिर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो आसान है, 4 इंटू साइड होता है। ओ ए कितनी है भाई, ओ ए सर्कल का रेडियस है तो 200। ओ बी कितनी है, वो भी 200 प्लस आर्क ए बी है। आर्क ए बी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसकी तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा के इसको हम निकाल लेंगे। तो ए बी आर्क की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला आता है θ/360 इंटू 2πr। ये फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। प्लस 4 इंटू साइड, साइड कितनी आई थी स्क्वायर की, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल ली थी, पिछले पार्ट में। साइड आई थी स्क्वायर की हमारी 200/2 मीटर्स। तो 200/2 यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे अपॉन √2, ये हो गया। चलो भाई ये 400 हो जाता है। थीटा कितना है, 90 है, 90 सारी वैल्यूज़ हैं। पाई कितना है 22/7। रेडियस कितना है 200 प्लस 4 इंटू 200/√2। तो ये इधर सॉल्व होगा और ये पूरा यहाँ पर सॉल्व होगा। पहले ये हिस्सा मल्टीप्लाई वाला बोर्ड मास का रूल लगाते हुए सॉल्व करना है। पहले ये पूरा सॉल्व होके 400 ऐड होके फिर लास्ट में ये पूरा सॉल्व होके उन दोनों आपस में ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा इन मीटर्स, क्योंकि पेरीमीटर बच्चों मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर में नहीं, एरिया आता है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने की थी, ये देखो कि हमने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है जेवलिन वाला, इसका हमने कैसे निकाला, हमने AO OB और ये आर्क को भी ऐड किया है। ठीक है, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट हैं बस एक क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट का 1 मार्क्स मिलेगा तुम्हें और 4 पार्ट तुम्हें करने हैं 5 में से। तो हम यहाँ पे तो सारे ही सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 12 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट ₹12 है, ऐसा इसने कहा है। टोटल कॉस्ट निकालो फेंसिंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है हमें। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। अभी हमने निकाली ना टोटल फेंसिंग कितनी यूज़ होगी, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास वैल्यू टोटल फेंसिंग कितनी लगेगी। और 1 मीटर की 12 रुपीज़ लगते हैं, तो ये कितने मीटर आया, इसके कितने लगेंगे। तो जो भी ये आएगा यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 12 से बच्चों, तो यहाँ से रुपीज़ में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा पहला केस स्टडी का क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया। एक पेपर के अंदर टोटल 4 केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व होगा। तो ड्यू टू ऑन गोइंग कोविड-19 क्राइसिस, लो अभी कोविड चल ही रहा है और वहाँ से डायरेक्ट उसी पे ही केस स्टडी का क्वेश्चन बना दिया। सुरभि मेडिकल स्टोर हैज़ स्टार्टेड स्टॉकिंग अप and sell mask of decent quality as sourced from a disposable medical device manufacturer. The owner of Surbhi Medical Store is selling 2 types of masks currently A and B. ठीक है भाई, तो ये एक मेडिकल स्टोर है और ये 2 तरह के मास्क बेच रहे हैं लोगों को। मास्क A तरह का A टाइप और B टाइप के मास्क। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 टाइप A मास्क इज़ ₹10। तो जो A टाइप वाला मास्क है उसकी कॉस्ट है 10 रुपये की एक मास्क की, और बी टाइप वाले मास्क की 12 रुपये कॉस्ट है। अब अप्रैल के मंथ में स्टोर सोल्ड 100 मास्क, इन्होंने 100 मास्क बेचे और टोटल कमाई हुई 1082 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो अप्रैल की बात है, नोट कर लो अपने पास। मैंने बताया ना साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग नोट करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना केस स्टडी का क्वेश्चन तुम्हारा टाइम बहुत ख़राब करेगा। तो यहाँ पर अप्रैल के मंथ की बात हुई। अब इनके पास टाइप ए और टाइप बी 2 तरह के मास्क हैं अप्रैल के मंथ में, और टाइप ए मास्क जो है वो 10 रुपये का पड़ता है, 10 रुपये का, और टाइप बी का मास्क 12 रुपये का। चलो टोटल मास्क बेचे गए 100, टोटल 100, और कमाई हुई, ये कॉस्ट लिख लेते हैं ₹1082 की। फिर आगे क्या हो रहा है, अब मई लग गया, आगे
ड्यू टू ग्रेट डिमांड एंड शॉर्ट सप्लाई द स्टोर हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच टाइप बाय। अब लो भाई, इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने देखा मास्क खूब बिक रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इन्होंने मास्क के रेट बढ़ा दिए। तो मई में क्या हुआ, स्टोर वालों ने 250 मास्क बेचे और 2920 रुपीज़ के बेचे हैं। तो लिख लेते हैं, मई में टोटल 250 मास्क बेचे और 2920 रुपीज़ के बेचे। अब यहाँ पे ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि कितने रुपए का एक मास्क इन्होंने यहाँ पर बेचा है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान लेते हैं कि अप्रैल में टाइप ए के एक्स मास्क बिके और टाइप बी के वाई मास्क बिके। ठीक है, इसी तरह से मई में भी टाइप ए के एक्स मास्क बिके और टाइप बी के वाई, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन सॉल्व करने से आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो चलाते हैं इसको आगे। अब भाई जिनकी वर्ड प्रॉब्लम वीक हैं उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बन चुका है। तो ये है 18 नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या इसने हमारे से पूछा। ये पूछ रहा है सबसे पहला पार्ट में, हाउ मैनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बिल्कुल यही उम्मीद थी, हमें बताना है अप्रैल में इसने टाइप ए के कितने मास्क बेचे और टाइप बी के कितने मास्क बेचे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो हमने मान लिया लेट टाइप ए मास्क सोल्ड बी एक्स एंड टाइप बी मास्क सोल्ड बी वाई। ठीक है भाई, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाओ ना। हमने कहा टाइप ए के एक्स मास्क और टाइप बी के कितने हैं भाई, वाई मास्क हैं। टोटल मिला के कितने मास्क भी के 100, यानी एक्स प्लस वाई 100, क्योंकि टाइप ए के एक्स हैं और टाइप बी के वाई हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो गए 100। तो पहली इक्वेशन बन जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इससे आसान क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई झट से। फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन, अब देखो एक्स और वाई इन सारे मास्क की कॉस्ट कितनी पड़ी 1082। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट कैसे निकलती है। टाइप ए के मास्क कितने रुपए के बिके, कैसे निकलेंगे। टाइप ए के एक्स मास्क है और एक मास्क जो है वो 10 रुपये का पड़ता है, तो टोटल ये कितने हो गए, एक्स इंटू 10x, इजंट इट। दोबारा से समझो, टाइप ए के एक मास्क की कॉस्ट 10 रुपये है, तो एक्स मास्क की कितनी होगी, 10 इंटू एक्स हो गया। इसी तरह से टाइप बी के एक मास्क की कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो वाई की कितनी होगी, 12 इंटू वाई हो जाएगा, इजंट इट। और दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 1082। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, बहुत सिंपल है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। तो एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 100, ये बन गई हमारे पास। और इधर 10 से करी इधर 10 से करी तो इधर भी तो करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 1000। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो लीनियर इक्वेशन में मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, लीनियर इक्वेशन की जो सीरीज़ आई थी, पूरी पार्ट्स आए थे उसमें, कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। और डेफिनेटली ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने वाला ज़रूर आएगा, उसे पेपर में आने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये सॉल्व करने आने चाहिए। अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 1082 और 10x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो गया 2y, यहाँ पर हमारे पास आ गया 82।
तो बच्चों y निकल के आ गया 82/2, यानी कि y हो गया 41। ठीक है ना। ये y क्या था? टाइप बी मास्क सोल्ड, बी टाइप के मास्क y थे। तो ये हमारे पास आ गया टाइप बी वाले मास्क कितने थे। टाइप बी के मास्क कितने थे भाई? 41, एक आंसर। अब x निकालना है हमें, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 41 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं क्योंकि वो सबसे छोटी सबसे आसान सी है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, x प्लस 41 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 41। बच्चों x बन जाएगा कितना? 59। यस, ये हमारे पास आ गए टाइप ए वाले मास्क, ये आंसर। तो इक्वेशन क्वेश्चन ए में यही पूछ रहा था कि हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में टाइप बी के इतने मास्क बिके और टाइप ए के इतने, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो अब ये ना, क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन चलाया और मास्क कितने मार्क्स कितने मिलेंगे तुम लोगों को? केवल 1 मार्क इस पर मिलेगा, केवल 1। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, बाकी देखते हैं आगे कैसे होता है, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन जो है वो इसी तरह की CBSE डालेगा जिनमें इतना टाइम ना लगे, क्योंकि 1 मार्क ही तो मिलने वाला है। ठीक है। तो हमें अपनी प्रैक्टिस मजबूत रखनी है, बस आगे पेपर में कुछ भी होगा फिर हम उसको खरीदेंगे। तो बी वाला पार्ट के अंदर, इफ़ द स्टोर हैड सोल्ड 50 मास्क ऑफ ईच टाइप व्हाट वुड बी इट्स सेल इन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया है। कह रहा है टाइप ए के मास्क 50 बिके और टाइप बी वाले मास्क भी 50 ही बिके, तो कितनी कमाई होगी? तो टोटल अर्निंग या टोटल सेल्स, यहाँ सेल्स वर्ड यूज हुआ है ना, इज इक्वल्स टू, अब सिंपल है बिल्कुल। अगर टाइप ए वाले 50 मास्क बिकते हैं, टाइप ए वाले 1 मास्क की कॉस्ट कितनी है भैया? हमने अभी लिखा था टाइप ए वाला 1 मास्क 10 रुपये का पड़ता है, तो 50 × 10, फिर प्लस टाइप बी वाला 1 मास्क 12 रुपये का पड़ता है, तो 12 × 50। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 500 प्लस 12 5 जा 60, तो ये हमारे पास बन गया 1100 रुपीज़। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। तो ये तो है भैया, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन ही है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट सी फटाफट से। आज के पार्ट के अंदर हम लोग 2 केस स्टडी के क्वेश्चन ही कवर करेंगे। अब 2 में भी जो है 5 एक में हो गए, 5 एक में हो गए, तो टोटल 10 हो गए ना। फिर आगे नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहो, इस बार बड़ा बढ़िया मौका है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो केस स्टडी के क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं है कि केस स्टडी में ही मदद करेंगे, ये बाकी जो जनरल क्वेश्चन और पेपर में है उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे, तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पे हम अभी सारे ही सैम्पल पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एजू कार्ड से हमने स्टार्ट किया है फिलहाल। देखो इसके अलावा 1-2 और लगाएंगे बाद में। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद सी, हाउ मैनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे में भी वही बात है। ठीक है। अब मे में निकालेंगे, तो पार्ट सी, तो लेट इन मे टाइप ए मास्क सोल्ड बी एक्स एंड टाइप बी मास्क सोल्ड बी वाई। माना था ना हमने, मे के अंदर टाइप ए के एक्स बेचे और टाइप बी के वाई मास्क उसने बेचे। टोटल कितने बेचे? 250। तो यानी अगर मैं दोनों को ऐड करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई बच्चों कर देते हैं तो इक्वल्स टू 250 आ जाएगा, इजंट इट? क्योंकि टाइप ए के x हैं और टाइप बी के y हैं, दोनों को मिला के कुल कितने मास्क हैं? 250, ये बन गया। तो ये हो जाती है पहली इक्वेशन।
फिर इसके बाद अब हमारे पास है, इंक्रीज़ किया था ना इसने, इंक्रीज द प्राइस। देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टोर हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच टाइप बाय ₹1। 1 रुपये उसने प्राइस को बढ़ा दिया, बहुत बड़ा काम किया है। टाइप ए वाले जो मास्क थे उनकी कॉस्ट 11 रुपये कर दी, 1 रुपये प्राइस को बढ़ा दिया। क्वेश्चन में लिखा है ना इंक्रीज बाय 1। और टाइप बी वालों की कॉस्ट कितनी कर दी, 13 रुपये, उनको भी बढ़ा के 13 कर दिए। तो इस हिसाब से चलाएंगे। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइप ए के एक्स मास्क हैं और एक की कॉस्ट है 11 रुपये, तो एक्स की कितनी होगी 11 इंटू एक्स। फिर टाइप बी के वाई मास्क हैं, एक की कॉस्ट है 13 रुपये, तो वाई की कितनी होगी 13 इंटू वाई। दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ 2920। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई। फटाफट से सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। तो आई होप कर ही लेंगे सब, इसमें हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं। देखो जो दो यहाँ पर इक्वेशन बनी है वही कुछ इसी तरह की सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर बनी थी। ये देखो दोनों बिल्कुल सेम ही है। तो एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, यस 11 से होगी ना। और उसके बाद फिर हम दोनों को सॉल्व करके अपने आंसर्स यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आई होप इसको सब कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है डेट इज़ डी पार्ट। डी पार्ट में कह रहा है द स्टोर हैड सोल्ड 125 मास्क ऑफ ईच टाइप। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन कह रहा है इन मई में अगर टाइप ए के मास्क कितने बेचे जाएं 125 सोल्ड, और टाइप बी के कितने बेचे जाएं वो भी 125 ही बेचे जाएं, तो कितनी अर्निंग होगी। तो टोटल सेल कितने की होगी। कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ए वाले मास्क की कॉस्ट क्या है 11 रुपये का एक मास्क है, तो 125 मास्क कितने के होंगे 125 इंटू 11 इजंट इट। फिर टाइप बी वाले 13 रुपये का एक पड़ता है, तो 125 कितने के पड़ेंगे 125 इंटू 13। इससे आसान क्या हो सकता है, यहाँ से सॉल्व करके रुपीज़ में हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा, टोटल सेल पता लग जाएगी। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग डाला है ई पार्ट लास्ट पार्ट। व्हाट परसेंट ऑफ मास्क ऑफ ईच टाइप सेल वॉज इंक्रीज्ड इन द मंथ ऑफ मे कंपेयर्ड विद द सेल ऑफ मंथ अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मास्क ऑफ ईच टाइप सेल वॉज इंक्रीज्ड इन द मंथ ऑफ मे। मई में कितने परसेंटेज ऑफ मास्क ईच टाइप की सेल इंक्रीज हो गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी पिछले जो क्वेश्चन था वो उसमें हमने ये देखो टाइप ए के कितने मास्क बेचे थे 59, और मई में टाइप ए के कितने मास्क बेचे गए वो यहाँ से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरा निकालने के लिए हमें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, या इसका आंसर से हम लोग चलते हैं तो सॉल्व करने का टाइम यहाँ पे थोड़ा बच जाएगा। सी यस, और ये है 18 का सी, 165 मास्क ऑफ ए टाइप, टाइप ए के 165, और टाइप बी यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा 85 बच्चों, ये चीज़ आएगी। बस ये हमें नोट करना है, ये यहाँ से सॉल्व करके तुम लोग निकाल ही लोगे तो ये आंसर्स आएंगे, बाद में चेक भी कर लेना। अब देखो समझो, अप्रैल में कहाँ गया अप्रैल, ये अप्रैल का चल रहा था हिसाब। अप्रैल के अंदर टाइप ए के 59 मास्क बिके थे और मई में टाइप ए के 165 बिके, तो इंक्रीज़ हो गए ना। तो कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ ये हमें बताना है यहाँ पर।
बहुत सिंपल है। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टाइप ए मास्क। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला ये याद रख लेना है, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर और इनटू 100, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है। परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो क्या करते हैं, इंक्रीज कितना हुआ अपॉन में ओरिजिनल वाला जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं और इनटू 100, और डिक्रीज़ के केस में यहाँ इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ आ जाएगा, नीचे ओरिजिनल ही रहेगा। अब देखो वैल्यू डालेंगे तब और क्लियरिटी आएगी। इंक्रीज़ कितना हो गया, पहले टाइप ए के जो थे वो थे 59 और मई में टाइप ए के हो गए 165। तो बच्चों इंक्रीज़ कितना हुआ कैसे निकालेंगे, माइनस करके 165 में से 59 माइनस कर देंगे, यहाँ से पता लग जाएगा ना कितना इंक्रीज़ हुआ। और अपॉन में ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनली जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो ओरिजिनल वाला हम ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, कितने इंक्रीज़ हो गए, तो ओरिजिनल में ये डलेगा 59। तो ओरिजिनल की जगह यहाँ पर हम लोग 59 रख देंगे और इनटू कर लेंगे 100। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें अपना आंसर पता लग जाएगा, जो भी आएगा दैट विल बी इन परसेंटेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टाइप बी मास्क। अब ये बी वाले जो मास्क हैं इनकी कितनी परसेंटेज बढ़ गई, तो बी वाले 41 थे अप्रैल में, 41, तो 41 और मई में हो गए 85। तो 85 में से 41 माइनस करेंगे, पता लग जाएगा कितना इंक्रीज हुआ, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यही वाला। और अपॉन में ओरिजिनल, ओरिजिनल माने ये 41 इसके रेस्पेक्ट में निकल रहे हैं इनटू 100, ठीक है ना बात। यहाँ से सॉल्व करके परसेंटेज में ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, 2 केस स्टडी के क्वेश्चन कवर कर लिए। डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की प्रैक्टिस में कोई भी किसी को भी किसी भी तरह की कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन हैं टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो और ठीक है, मेहनत अपना जम के करते रहो। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। आज के पार्ट के लिए इतना ही, थैंक यू।